वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 29 फरवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी.के. पॉल ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र पर रहा है। सम्मेलन का विषय विकसित राष्ट्र के लिए भारत की स्वास्थ्य पहल है। सम्मेलन का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत के लिए स्वास्थ्य परिणामों, सुरक्षा, समुदायों की सुरक्षा में सुधार के लिए रणनीतिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की पहचान करना तथा उन्हें प्रेरित करना है। अब दिल्ली, तो ये देख सकते हैं मैप में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है, जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। दोनों देशों की टुकड़ी में 40-40 जवान शामिल हैं। अगर धर्म गार्जियन अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च तक किया जा रहा है। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया है। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन भारत और जापान में किया जाता है। अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब राजस्थान, तो ये देख सकते हैं मैप में राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के राज्यपाल हैं कालराज मिश्रा। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान की जनजातियाँ हैं मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा और कोली। राजस्थान के लोक नृत्य हैं झूमर, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा और गणगौर। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और 10 हैं राज्यसभा की सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो ये हैं अदिति सेन और इन्हें अभी हाल ही में घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार देश में रहकर अनुसंधान कर रहे 50 वर्ष या इससे कम आयु के वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहेमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के डाटा ब्रीच, इसका मतलब होता है डाटा को लीक करना, चुराना या हैक करना, इसमें किस देश की साइबर एजेंसी का हाथ था? तो अभी पता चला है कि 2018 में ईपीएफओ के डेटा को लीक करने में चाइना का हाथ था। तो डेटा ब्रीच का बेसिकली मतलब होता है डेटा को लीक करना, चुराना या हैक करना। तो वर्ष 2018 की बात है। 2018 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के सिस्टम में डाटा ब्रीच हुआ था। इस डाटा ब्रीच में कई भारतीयों का पर्सनल डाटा लीक हुआ था। न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नई दिल्ली की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की एक जांच में पता चला है कि इस डाटा ब्रीच में एक चाइनीज साइबर एजेंसी का हाथ था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 19 फरवरी 2024 को गिट हब पर कुछ डाटा लीक हुआ जिसमें चाइनीज साइबर एजेंसी के डॉक्यूमेंट पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि 2018 में ईपीएफओ के डाटा ब्रीच में भी चाइनीज साइबर एजेंसी का हाथ था। देखिए, विश्व में भारत सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स झेलने वाला देश है। सिंगापुर स्थित एक साइबर सुरक्षा फर्म साइफिरमा की 2023 की इंडिया थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक साइबर अटैक्स झेलता है। भारत वैश्विक स्तर पर 13.7% साइबर अटैक झेलता है। ईपीएफओ की बात की जाए तो यह भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब चाइना, तो ये देख सकते हैं मैप में, चाइना भारत के उत्तर की ओर स्थित है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुमार साहनी का निधन 24 फरवरी 2024 को हो गया। वह इनमें से क्या थे? तो ये थे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक कुमार साहनी साहब। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध कुमार साहनी, जिनका जन्म 7 दिसंबर 1940 में हुआ था, उनका निधन 24 फरवरी 2024 को कोलकाता में हो गया है। वह 83 वर्ष के थे। उनको पैरेलल सिनेमा बनाने के लिए जाना जाता था। उनकी फिल्म माया दर्पण ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके अलावा भी उन्हें कई अवार्ड जीते थे। वर्ष 2004 में साहनी जी ने फिल्म बनाना छोड़ दिया और इसके बाद लिखना पढ़ना शुरू किया। उन्होंने द शॉक ऑफ डिजायर एंड अदर एसेज जैसी किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो बिहार के गया में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को यूजीसी ने कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। तो यूजीसी ने 23 फरवरी 2024 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। राज्य में किसी विश्वविद्यालय के लिए यह पहली बार हुआ है जब ऐसा दर्जा दिया गया है। कैटेगरी 1 में कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं? तो हिंदुस्तान न्यूज़ के अनुसार देश में 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 10 से भी कम वर्तमान में यूजीसी की कैटेगरी 1 में शामिल हैं और इसमें बिहार के यूनिवर्सिटी शामिल हो गई है। तो ये अपने आप में बिहार के लिए अचीवमेंट है। अब यह उपलब्धि अहम क्यों है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नाक ने उच्चतम A++ रेटिंग प्राप्त हुई थी। यह उस राज्य में एक और अहम उपलब्धि है जहां राज्य विश्वविद्यालय ज़्यादातर गैर मान्यता प्राप्त हैं और देर से सत्र और खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसा प्रदर्शन करना काफ़ी सराहनीय है। अब बिहार, तो ये देख सकते हैं मैप में, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और बिहार के राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार के लोक नृत्य हैं छऊ। बिहार के लोकगीत हैं सोहर, सूकर के बिहार, तीज गीत। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 16 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर बात करें बिहार से सटे हुए देश या राज्य कौन कौन है, तो बिहार के उत्तर की बात करें तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने कई भारतीयों को सुरक्षा सहायक की नौकरी दी और बाद में यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने को मजबूर किया, जिनमें से एक की मौत हो गई है?
तो अभी हाल ही में रूस ने कई भारतीयों को सहायक की नौकरी दी और बाद में यूक्रेन के साथ युद्ध में झोंक दिया है। चलिए इस स्टोरी को मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, रूस की सेना ने करीब 100 भारतीयों को सुरक्षा सहायक के रूप में काम पर रखा। इनमें से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना के साथ लड़ने को मजबूर किया गया। 21 फरवरी 2024 की बात है, जब यूक्रेनी एयर स्ट्राइक में भारतीय हेमेल अश्विन भाई मंगूकिया की मौत हो गई है। ये व्यक्ति जो 23 वर्ष के थे, सूरत गुजरात के रहने वाले थे। मंगूकिया दिसंबर 2023 में रूस गए थे और बाद में उन्हें रूसी सेना ने युद्ध के काम में लगा दिया था। देखिए, रूसी सेना में कई भारतीय युवा फंसे हुए हैं। तो भारतीयों की भर्ती एजेंट के जरिए की गई थी। ज़्यादातर युवकों ने यूट्यूब पर वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि रूस की सेना सिक्योरिटी असिस्टेंस की बहाली कर रही है और बहुत सारी रकम मिल रही है। एजेंट ने 9 दिसंबर 2023 को भारतीय युवाओं को भेजा था। ठीक है, उन्हें पहले खाड़ी देश ले जाया गया, उसके बाद रूस पहुंचाया गया था। लेकिन कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद इन युवाओं को रूसी सेना में शामिल कर दिया गया और युद्ध के स्थान पर तैनात कर दिया गया। ट्रेनिंग से पहले उनसे एक बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। ये जो पेपर था ये रूसी भाषा में था, तो उनको समझने में कठिनाई हुई। वो चले गए झांसे में आके। उन्हें प्रति माह लगभग 2 लाख का वेतन और अतिरिक्त लाभ के रूप में 50,000 की पेशकश की गई थी, जो कि उन्हें बाद में मिला भी नहीं है। अब जानते हैं कि रूस में फंसे इन युवाओं के बारे में पता कैसे चला। तो सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए थे जिनमें रूसी सेना में फंसे भारतीय युवक भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए थे। इस तरीके से भारत सरकार को इस बारे में पता चला। अब भारत सरकार को पता तो चल गया, तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए। मंगूकिया के पिता की ओर से एक एजेंट द्वारा 2 फरवरी को भारतीय दूतावास को भेजे गए एक ईमेल में कहा गया कि उनका बेटा खतरे के क्षेत्र में है, वे उसे वापस भारत चाहते हैं। हालांकि बाद में मंगूकिया की मौत हो गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने रूसी सेना में सहायक स्टाफ के रूप में काम करने वाले भारतीयों की जल्दी छुट्टी के लिए रूसी अधिकारियों से संपर्क किया है और उसने भारतीय नागरिकों से संघर्ष से दूर रहने का भी आग्रह किया है। अब इसका रीज़न क्या है, रूस को क्यों चाहिए दूसरे देश के सोल्जर? तो आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है। रूस के हज़ारों सैनिक इस दौरान मारे जा चुके हैं। युद्ध बहुत लंबा खिंचता जा रहा है, ऐसे में उसे सोल्जर की ज़रूरत है। रूस अब दुनिया के देशों से युवाओं को भर्ती कर रहा है। नेपाल से भी बहुत सारे युवकों की रूसी सेना में भर्ती की गई है। तो ये था इशू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर गायक पंकज उधास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था? तो पंकज उधास को 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। पंकज उधास एक मशहूर गज़ल गायक थे। उनका निधन 72 वर्ष की उम्र में हो गया है। वह पैनक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे। उनका जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुआ था। उनका निधन 26 फरवरी 2024 को मुंबई में हो गया है। पंकज के परिवार में उनकी पत्नी फरीदा, उनकी 2 बेटियां नायाब और रेवा हैं। पंकज उधास की कुछ मशहूर गज़लें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर टफ बनाना है तो वो आपको कोई गज़ल दे देगा और उससे रिलेटेड पूछेगा कि ये गज़ल किसकी है। तो ये 4 गज़लें आपको याद रख लेना है। चिट्ठी आई है, आपने सुना होगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, ना कजरे की धार, एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैकदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्ज़ाम का प्लान प्रस्तावित किया है? तो अभी हाल ही में CBSE ने स्कूलों में ओपन बुक एग्ज़ाम का प्लान प्रस्तावित किया है। ओपन बुक एग्ज़ाम में होगा क्या कि अब बच्चों को गाइड रख के ही पेपर देने दिया जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है इसको विस्तार से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि किन किन विषयों को लेकर ओपन एग्ज़ाम किया जाएगा। तो क्लास 9th और 10th के लिए इंग्लिश, मैथ और साइंस के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम किया जाएगा। उसके अलावा क्लास 11th और 12th के लिए इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम आयोजित किया जाएंगे। और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके लिए परंपरागत आधार पर जैसे अभी होते हैं एग्ज़ाम उसी तरीके से कराए जाएंगे। ओपन बुक एग्ज़ाम के पायलट टेस्ट का लक्ष्य क्या है? तो बोर्ड का लक्ष्य ऐसे परीक्षणों को पूरा करने में छात्रों द्वारा लिए गए
समय का अध्ययन करना और शिक्षकों और छात्रों से प्रतिक्रिया इकट्ठा करना है। अब थोड़ा मैं आपको ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ओपन बुक एग्ज़ाम में बेसिकली क्या होगा कि बच्चे को किताब दे दी जाएगी परीक्षा के दौरान। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है रेस्ट्रिक्टेड मोड और दूसरा होता है फ्री टाइप। रेस्ट्रिक्टेड मोड में क्या होगा कि अधिकारी निर्धारित कर देगा कि इस किताब के थ्रू हम पेपर करवाना चाहते हैं, मतलब हर बच्चे को एक किताब निर्धारित कर दी जाएगी, केवल वही किताब लिए जाएगी, उसी किताब को लेकर बच्चा नकल कर सकता है। फ्री टाइप में क्या होगा कि बच्चे की मर्जी, उसको जो किताब ले जाना है। तो ये बेसिकली इनमें अंतर है। तो अभी मैंने जो समझाया है हूबहू वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ लेना। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है। अब कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।